नमस्कार, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और 7 डे चैलेंज को पूरी शिद्दत से पूरा करने में व्यस्त हैं। आज 7 डे चैलेंज का तीसरा दिन है और जो लोग तीसरे दिन भी डटे हुए हैं उन सभी को मेरा सलूट। शुरुआत बहुत से लोग करते हैं, अंजाम तक ले जाने वाले लोग कम ही होते हैं, उतना मोटिवेशन नहीं होता है, बट वो आप दिखा रहे हो। ये हर एक दिन एक श्रृंखला बनाता है, एक आदत बनाने की तरफ आप बढ़ रहे हो कि आपने पहला दिन, दूसरा दिन और आप तीसरे दिन भी आज डटे हुए हो। सही दिशा है, इसको बिल्कुल चला के रखना है हमें, ठीक है। तो ये 7 डे चैलेंज का तीसरा दिन है। सारे चैलेंजेस आशा करता हूं आपको याद होंगे। एक चैलेंज आपको दिया था मैंने कि आपको वॉक करना है 30 मिनट्स यानी 30 मिनट। जो लोग दिल्ली या उसके आसपास रह रहे हैं, यहाँ पोल्यूशन काफी बढ़ गया है, तो आप चाहें तो इंडोर वॉक भी कर सकते हैं या फिर बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन मास्क लगा के दौड़ें बिल्कुल भी नहीं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक कम होता है मास्क में, तो दौड़े नहीं मास्क लगा के। तो चैलेंज पूरा करना है। वो देख लो कि अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन आपके एरिया में है तो आप बाहर जाने से बचें और रादर इंडोर आप वॉक कर लें या फिर मास्क लगा के ही बाहर निकलें, ठीक है। दूसरा मैंने काम आपको दिया था कि मेडिटेशन करना है 10 मिनट। कई बच्चों ने कहा कि सर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है। देखिए 10 मिनट की बात है यार, आंख बंद करके बैठना है, सांस पे फोकस करना है, घबराइए मत। मुझे पता है कि जब आप आंख बंद करके बैठते हो तो आपके अंदर का कौतूहल ना थोड़ा क्लियर दिखाई देने लगता है और वो खलबलाहट जब दिखती है तो घबरा जाते हो आप, बट ये पहली कड़ी है, खुद से थोड़े ना भागना है आपको। 10 मिनट बस आपको बैठना है और सांस पर फोकस करना है। मैंने क्या बोला कि विचारों को ध्यान ही मत दो, क्या आ रहा है क्या जा रहा है उसको आने दो और जाने दो। आपका फोकस सांस है। जब भी सांस से ध्यान भटक रहा है तो फिर से वापस लेके आइए, यही काम करना है 10 मिनट, बस ये काम करना है आपको। तो ये मेडिटेशन हो गया। एक काम है रीडिंग का कि आपको 30 मिनट की रीडिंग करनी है, 30 मिनट्स की रीडिंग करनी है, ठीक है। रीडिंग इंग्लिश की करो, कुछ भी कर सकते हो जहां आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो, राइट। बट वो विषय में नहीं चाहता हूं कि आप वैसे बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं। कुछ पढ़ो, नॉवेल पढ़ो, कोई कहानी पढ़ो, कोई स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, ताकि आपको रीडिंग का मजा मिलना शुरू हो। एक काम मैंने आपको दिया था कि ये क्लास आपको रोज करनी है 7 दिनों तक, वो आप कर ही रहे हो। एक काम दिया था हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, तो रेगुलर इंटरवल्स पे हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना चाहिए। पहले जब लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे तो उनको नेचुरली बहुत ज्यादा प्यास लगती थी और वो पानी पीते रहते थे, लेकिन अब हम उतनी फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं है, अक्सर घरों में बैठे होते हैं, तो प्यास उतनी महसूस नहीं होती है, लेकिन शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। विज्ञान कहता है कि इंसान को, आम इंसान को 3 से 4 लीटर का पानी पीना चाहिए प्रतिदिन। तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए, है ना, और पूरे दिन के अंतराल में अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। नहीं कि सुबह इकट्ठा पानी पी लिया फिर दिन भर पानी नहीं पी रहे फिर रात में पी लिया, नहीं। रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा करके पानी आप पीते रहिए, इससे आप बढ़िया महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, ठीक है। ये टास्क दिए थे मैंने आपको और ये सारे टास्क आपको करने हैं। इसका फर्क क्या होगा, आपको इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा कि यार आपने 5 चैलेंजेस जो लिए हैं वो आप पूरे कर रहे हो, तो इससे बेहतर महसूस होता है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ आप रोज सोएंगे तो अगले दिन के लिए एक मोटिवेशन होगा। दूसरा फायदा क्या होता है ना कि आप दिन भर बेहतर महसूस करेंगे, बिकॉज जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप थोड़ी सी मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं कि दिमाग अच्छा रहे, फोकस्ड रहे, और पानी वगैरह आप पी रहे हो, इन चीज़ों का बेसिक ख्याल जब आप रखते हो तो आप डेफिनेटली दिन भर ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे, तो उससे ओवरऑल आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। जितेंद्र जी कह रहे हैं लेजीनेस की वजह से उठ नहीं पाते हैं, बेड से नहीं निकाल पाते, प्लीज सजेस्ट समथिंग। देखिए ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, ऐसे समझो कि आप अपनी जिंदगी जो है अपने नेचुरल ट्रेट्स में खो रहे हो। नेचुरल ट्रेट्स का मतलब कि आप ये जानते हुए कि मुझे सुबह उठना है और तब भी अगर मैं नहीं उठ पा रहा हूं, तो ये तो कमिटमेंट प्रॉब्लम है बेटा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ए कमिटमेंट प्रॉब्लम। जब आप सोचते हो कि मुझे सुबह उठना है और आप सुबह नहीं उठते हो, बेड से बाहर नहीं निकलते हो, तो ये कमिटमेंट इशू है।
वो आपके लिए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है ही नहीं है। आपने उसको 100% कमिटमेंट दिया ही नहीं उस चीज को। अगर आप 100% कमिटमेंट उस चीज को देते तो आप सुबह उठते। तो आपके पास एक रास्ता दिमाग में है कि यार नहीं उठेंगे तो ठीक है। जब ये चीज आपकी जिंदगी में, ये आपका नजरिया बनेगा तो फिर वो चीज छूटेगी कभी। तो मेक इट ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। सुबह उठना है तो उठना है बस, तो उठो, ठीक है। इतना ज्यादा बड़ा कठिन कार्य नहीं है ना कि तुम्हें बिस्तर से सुबह निकल ही नहीं पा रहे हो, तुम इतना आलस तुमको आ रहा है। नहीं, निकलो, सोच लिया करना है तो करना है। तो खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनिए। ओके, क्लियर, समझ में आया कि नहीं? खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनिए कि मैंने कुछ सोचा है कि यार कल सुबह उठना है तो उठना है बस, दैट्स इट। चलिए अब चलते हैं और आज के लिए कुछ पढ़ाई करते हैं, ठीक है? हाँ जी, चलो आगे बढ़ो। तो ये सारे चैलेंजेस थे एंड लेट अस स्टार्ट द क्लास फॉर टुडे। तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देखा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के थ्रू हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, कैसे हम एक मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज में, और उसको किस तरह से देख सकते हैं। आज मैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ही एक नया इस्तेमाल आपको सिखाना चाहता हूं, नया इस्तेमाल, और इसको गौर से देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। देखिएगा, पहला, जैसे मैंने कहा आपने किसी चीज को 10% से बढ़ाया और मैंने कहा आपने किसी चीज को 20% से बढ़ाया, तो आपको पता है इसके जो, देखिए जो मैंने होमवर्क दिया था बेटा, वो होमवर्क ही है, वो आपको खुद ही करना है, ठीक है? उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप कैलकुलेटर से आंसर चेक कर सकते हो कि तुम्हारा उत्तर सही आया है कि नहीं आया है। बाकी करने का प्रोसेस बता दिया है मैंने कैसे करना है, आप उसको करेंगे खुद ही, ठीक है? चलिए इधर इसका नेट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 + 20 + 10 × 20/100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आपको पता है ये वैल्यू हमारी 32 हो जाती है, यानी ये नेट चेंज 32% का होता है, ठीक है? एक चीज और देखिएगा गौर से यहां पर कि अगर मैं यहां 20% लिखूं और मैं यहां 10% लिखूं, तो अगर मैं यहां 20 लिखूं और यहां 10 लिखूं तो आप कहोगे ये वैल्यू होगी 10 + 20 की जगह ये 20 + 10 होगी, प्लस 20 × 10/100। क्या इस वैल्यू में कोई बदलाव आया? नहीं, दोनों सेम है। यानी पहले 10 रहे बाद में 20 हो जाए, या पहले 20 रहे और बाद में 10 हो जाए, इससे आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है? कौन सा कैमरा? कौन सा कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है? 32%। क्या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में आपको एक बात समझ में आ रही है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर मैं इंटरेस्टेड हूं ये जानने में कि शुरुआत से टोटल कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ है, तो इस प्रोसेस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले कितना परसेंटेज है बाद में कितना परसेंटेज है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट ना, ठीक है? ये हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा। कैसे समझ सकते हैं? आप कहोगे कोई चीज अगर 10% से बढ़ेगी तो 1.1 गुना हो जाएगी कि नहीं? यस। कोई चीज 20% से बढ़ेगी तो वो 1.2 गुना हो जाएगी। तो लास्ट में आते आते ये वैल्यू 1.1 × 1.2 गुना हो गई। यहां पर ये वैल्यू पहले 1.2 गुना हो जाएगी, फिर ये वैल्यू 1.1 गुना हो जाएगी, ये वैल्यू 1.2 × 1.1 गुना हो जाएगी। ये भी 1.32 हुआ और ये भी 1.32 हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट में गुणा करने में किस ऑर्डर में गुणा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता। 4 पंचे 20 भी होता है, 5 चौके 20 भी होता है, 2 धामा 20 भी होता है, 10 दूना 20 भी होता है। तो जब प्रोडक्ट में ऑर्डर उल्टा होता है तो नेट रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑर्डर आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आप कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा मुझे? मैं आपको इसका फायदा बताता हूं। लेटर से मेरे पास कोई वैल्यू है और उस वैल्यू को मैंने बोला कि मैंने X% से बढ़ाया, ठीक? फिर उस वैल्यू को मैंने क्या किया? 10% से कम कर दिया। गौर से देखिएगा, X% से बढ़ाया
और उस वैल्यू को फिर मैंने क्या किया, 10% से कम कर दिया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि नेट मेरा चेंज क्या हुआ है, 8% का बढ़ोतरी है नेट। आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। अब इस सवाल को गौर से देखिएगा। इस सवाल को करने के तरीके क्या हैं। इस सवाल को करने का एक तरीका है कि आप इस फॉर्मूले में जाओ और एक एक्स आपका वेरिएबल बनेगा। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे सॉल्व करोगे कि एक्स लिखेंगे, a माइनस बी बनेगा क्योंकि b की वैल्यू -10 है। a इंटू बी करोगे तो वो 10 इंटू एक्स बनेगा, या फिर कह लें x इंटू 10 बनेगा, बटे 100 बनेगा। और आप कहोगे इसकी नेट वैल्यू 8 है। अब यहां से मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, 10 से कटेगा, यहां 10 बनेगा। आप कहोगे x माइनस एक्स बटा 10 की जो वैल्यू आई, ये आई हमारी सिंपली 8 और 10 18 के बराबर। यहां से 10x माइनस एक्स बनेगा 9x बटा 10, और 9x बटे 10 कितनी आई, 18। यहां से x की वैल्यू आ गई 20। बट कि लंबा नहीं है बेटा, काफी लंबा है, x मानना पड़ रहा है। और तुम्हें पता ही है कि जब भी हम x के बारे में सोचते हैं तो तकलीफ बहुत होती है ना। ठीक है, तो x के बारे में हमें कम सोचना है। ठीक है, तो कैसे मुक्ति पा सकते हैं। अब आप कहोगे सर शुरू कर लें, 100 मान लेते हैं इसको। 100 मानोगे जैसे इसको, ये x फंसा देगा तुम्हें, 100 प्लस एक्स बन जाएगा, बात बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन ये छोटी सी बात अगर तुम्हें पता है कि ये ऐसे लिखो या उल्टा लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं इस बात का इस्तेमाल करूंगा कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में मेरा ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता है। तो मैं -10% यहां लिखूंगा, प्लस x% यहां लिखूंगा, और 8% ऐसे लिखूंगा। अब आप कहोगे तो इससे क्या फायदा हुआ, मैं दिखा रहा हूं क्या फायदा हुआ। मैं कहूंगा मेरी शुरू की वैल्यू 100 है, मान लेते हैं 100 है, 10% कम हुआ तो ये वैल्यू 90 हो गई। अच्छा, ओवरऑल 8% से बढ़ा तो क्या ये वैल्यू 108 हो गई। क्या यहां पर चेंज 18 का है, क्या x% वही है जो 18 90 का है, यस। 18 90 का 20% होता है, क्योंकि 90 का 10% 9 होता है और ये उसका 2 गुना है, तो 20% हो गया। x की वैल्यू 20% आई कि नहीं आई, यस। ये आपका आंसर है। ओके, कितने लोगों को बात समझ में आई, थोड़ा मजा आया इस चीज को देख के। छोटी सी बात है बस कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हम नेट परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं तो जो ऑर्डर दिया हुआ है मैं उस ऑर्डर को उल्टा पुल्टा भी कर सकता हूं अपने तरीके से। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं 100 लेके शुरू ही नहीं कर सकता हूं। 100 लेके शुरू करते ही मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि x है, यहीं अटक जाऊंगा, ये वैल्यू x के टर्म्स में आएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैंने इसको उल्टा कर दिया, -10 को पहले रखा, x को बाद में रखा, और मैंने कहा अगर वैल्यू बढ़ रही है 8% से तो शुरू का 100 बाद में क्या होगा, 108 हो जाएगा। तो ये 108 हो गया। 10% कम किया, 90 हो गया, और 90 अब कितने परसेंट से बढ़ के 108 होता है, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 20 मिल गई, राइट। बस एक बात का विशेष ख्याल आपको रखना है यहां पर, जब मैंने यहां 90 लिखा है तो ये वैल्यू 90 नहीं है। 18 कहां से आया बेटा, 100 बढ़ के अल्टीमेटली 108 हो रहा है ना, क्योंकि नेट 8% से बढ़ रहा है, तो 100 बढ़ के 108 हो रहा है टोटल। और यहां 100 से 10 कम होके 90 बनेगा, तो 90 से 18 का कितना अंतर है, 18। तो यहां से 108 और 90 का अंतर जो 18 है उतना बदलाव हुआ, इसलिए 20% हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, यस। तो ये x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई कि x की वैल्यू, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने यहां प्रूफ दिया आपको। मैंने कोई भी बात हवा में नहीं करी है यादव जी, पी के यादव सर, कोई बात हवा में नहीं करी है मैंने कि एक जजमेंट पास कर दिया। मैंने लिख के दिखाया है यहां पर कि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, और ऑर्डर का अगर इंपॉर्टेंस नहीं है तो मैं ऑर्डर को चेंज कर सकता हूं, और यहां से आपकी ये क्वेश्चन सरलता से सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो ये सक्सेसिव की बहुत बड़ी स्किल है जो बहुत अच्छे से आपको समझनी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम परसेंटेज टॉपिक में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में भी करेंगे। ठीक है, जिनको ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है उन्हें घर पे जाके इस पे विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने बेटा एग्जाम्पल दिया पहले कि देखो ये प्रूफ है, और फिर मैंने उसका इस्तेमाल किया, बस इतना ही काम किया और कुछ नहीं किया। तो अगर समझ में नहीं आया तो आपको प्रीमाइस ही समझ में नहीं आया, यही समझ में नहीं आया कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। मे बी आपने कल की क्लास नहीं करी है। ठीक है, ठीक से थोड़ा अच्छे से बैठ के घर पे सोचना। अब आते हैं, अब इसका फायदा कहां पर होने वाला है तुमको, इसका फायदा कैसे होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं।
देखिए गौर से, मैं कहता हूं मेरे पास मान लिया कोई शहर है और उस शहर की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है 10%, 10%, 10% से 3 बार बढ़ रही है, फिर 10%, 10% और 10% से 3 बार कम हो रही है। ठीक है, यहां से यहां का जो नेट परसेंटेज चेंज है उसको मैं लिख रहा हूं आर परसेंटेज। ठीक है, मुझे आर की वैल्यू चाहिए मान लिया, और आर की वैल्यू के लिए मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें, ए बी सी, या लेट से 2 ही ऑप्शन दूंगा मैं। लेस देन 3%, आपको एग्जैक्ट भी नहीं निकालना है, बस मुझे इतना बता दो कि क्या होगा। मोर देन 3%, ओके। आर की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 3% है और मोर देन 3% है, ओके। बट यहां मैग्नीट्यूड नेगेटिव है तो ऐसा लिखता हूं, रुको। ऑप्शन ए, आर विल बी, यार की वैल्यू एग्जैक्ट निकालो, लेट नॉट टेक यू इन लेस एंड मोर। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेस देन 3% होगा, वो बात ठीक है, बट कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन देख के। और जब ये सवाल आप देखते हो तो क्या दिमाग में आएगा पहले कि सक्सेसिव में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो मैं एक काम करूंगा, इस केस को ऐसे सॉल्व करने के बजाय ऐसे करूंगा कि मैं +10 को -10 के साथ रखूंगा। रीअरेंज कर रहा हूं बस, इससे मेरे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10% को अगर -10% के साथ आप रखोगे, अब इस 10 और 10 का नेट आपको पता है कितना होगा? इस 10 और 10 का नेट होता है -1%। फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप, a + b + ab/100, 10 - 10 -100/100। तो ये वैल्यू -1% आएगी, ये वैल्यू -1% आएगी, और ये वैल्यू भी, मतलब हर दो को कंबाइन अगर आप करोगे तो ये वैल्यू -1 -1 -1 आ गई। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इसका नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो आसान है, एक का नेट परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो क्या तरीका है? कई तरीके हैं, बट आप चाहो तो यहां पर वो फॉर्मूला लगा लो, a + b + ab + bc + ca/100 वाला, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज इसका मैग्नीट्यूड आर का वैल्यू 3 से छोटा होगा, 2 दशमलव कुछ आएगा। निकालते हैं तो कैसे आएगा, a + b + c हो जाएगा आपका -3, प्लस a × b पॉजिटिव 1 1 1 3 बन जाएगा 3/100, ए बी सी का प्रोडक्ट -1 बनेगा अपॉन 100²। तो जो वैल्यू बनेगी, अगर आपको एग्जैक्टली लिखना है तो यहां -3 लिखिए, ये 3/100 है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 0.03, और ये 1/10,000 है, राइट, 4 0, तो ये 0.0001। ओके, ऐसे आ गया आपकी जो वैल्यू आई। ये दोनों प्लस में है, गौर से देखिएगा, तो ये 0.301, एक तरह से मामला ऐसा है कि 3 में से आपको 0.0301 घटाना है, ऐसा वैल्यू हो गया। तो ये 9 हो गया, यहां आपका 9 हो गया, ये 6 हो गया, यहां आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, और ये आपकी 2 आई, तो 2.9699%। राइट, नहीं बेटा जोड़ नहीं देना है सब आपको। क्या मैंने सही लिखा है कि अभी भी गलत है ये? राइट, देखो अभी भी गलत है, क्योंकि ये दोनों जुड़ेंगे और ये घटेगा खाली। राइट, तो आपको करना क्या है, बेसिकली इसको ऐसे लिखना है। ये दोनों बेटा नेगेटिव है एक तरह से, तो ये कंबाइन होंगे, तो ये जो वैल्यू आपकी आने वाली है, ये कैसे आने वाली है, 3.1231, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और इस वैल्यू को मुझे घटाना है जो कि 0.03 है, ऐसा। अब सही है, तो 1 यहां मिलेगा, यहां 0 मिलेगा, यहां आपका 10 में से 3 जाएगा, 7 आएगा,
ये वैल्यू 9 आएगी और ये वैल्यू 2 आएगी। तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये है 2.9701%। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये छोटी सी बात अगर आपको नहीं पता है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो आप अननेसेसरीली इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा वक्त लगाएंगे। यू विल टेक मोर टाइम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये गलती आपको नहीं करनी है। और सबसे अच्छी बात मैं कमाल की आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास थोड़ा लॉजिकल क्लैरिटी है तो इसका उत्तर आप डायरेक्टली लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको वो समझाता हूं। अब हम आते हैं सक्सेसिव के अंदर उतरते हैं। आपको इस तरह से पढ़ने में मजा आ रहा है? आप ये तो सोच के नहीं आए थे कि कैलकुलेशन में आएंगे और सर कुछ वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक्स पढ़ाएंगे और काम बन जाएगा मेरा। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं जिससे आपकी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कई सारी चीजों में सोचने का तरीका बदलेगा, कई स्पेसिफिक क्वेश्चंस या केसेस में आपको हेल्प मिलेगी। जैसे ये एक बढ़िया स्किल मैंने आपको दी है, ये किस में हेल्प कर रही है? कैलकुलेशन में तो हेल्प कर रही है। आप इसको जल्दी कर पाओगे, यस और नो? तो इसको उस तरह से मत देखना कि वो गुणा करने का ट्रिक सर ने नहीं बताया अभी, वो सारी बातें भी बताऊंगा मैं। बट पहले थोड़ा गहराई लाना चाहता हूं मैं आपके तरीके में, आपके सोचने के नजरिए में, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैथ्स को सोचना शुरू करना है। अब ये जो डेटा है, राइट, अप्रॉक्सीमेशन कैसे सीखते हैं हम? जब हम चीजों के तह में उतरते हैं तब हमें अप्रॉक्सीमेशन समझ में आता है। जैसे मैं आपका एक उदाहरण आपको लेके बताता हूं, जो गौर से आप देखिएगा। जैसे मैंने बोला आपको कि लेटर से मेरे पास एक वैल्यू है और वो वैल्यू कुछ ऐसी है, माइनस, मतलब ऐसे देखो, दो पॉजिटिव वैल्यू मैंने ले ली 10% और यहां मैंने ले ली 20%। ये दोनों सक्सेसिव में हैं। सबको इसका फॉर्मूला पता है, सब कुछ मालूम है, बट पता है एक छोटा सा रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट होता है, जो पता होना चाहिए, वो छोटा सा रिएक्शन ये है कि 10 और 20 का नेट 32% होता है। ये तो फॉर्मूला लगा के निकल ही जाएगा, अच्छी बात है। बट इसको देख के ये बोल देना कि मेरा नेट जो आर होगा वो 30 से बड़ा है, ये अपने आप में एक पावरफुल स्किल है। 30 से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि ये सक्सेसिव है। ये नॉर्मल नहीं है ना कि 10 और 20 को जोड़ के 30 बनाना है। 10% बढ़ेगा, बेस बड़ा हो जाएगा, फिर 20 और बढ़ेगा, तो वो 20% बढ़े हुए बेस पर इफेक्टिवली ज्यादा होता है, इसलिए हमारी वैल्यू 30 से बड़ी आती है। तो ये सिर्फ जान लेना कि 10 और 20 का सम 30 है, 30 से बड़ा होगा। और ये रिएक्शन आप देखोगे बड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जब आप ऐसा सोचना शुरू करोगे तो जब कोई सवाल पढ़ रहे होगे तो ये निकालने में भले ही थोड़ा वक्त लगे, इसको देख के आपको ये तुरंत दिखने लगेगा, क्योंकि दो नंबरों को जोड़ना इतना मुश्किल काम हमारे लिए है नहीं। जो छोटे छोटे परसेंटेज एग्जाम में आते हैं वो तो तुरंत जुड़ जाते हैं, 10 20 30 30 से बड़ा। ये ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, आप कुछ ऑप्शंस को जाते ही सीधे एलिमिनेट कर दोगे। इस साल मेंस में एक सवाल आया है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो सवाल आप ओरली कर सकते हो इस छोटी सी जानकारी के हिसाब से। दूसरा, अगर मैं आपको दो वैल्यूज ऐसे दे दूं, -10 और -20, इसका मैं बोलूं कि नेट डिक्रीज मान लेते हैं -R% है। आर का जो मैग्नीट्यूड है वो 30 से कम होगा। और उसका रीजन क्या है? वही फॉर्मूला सोचो, आप सोचिए फॉर्मूला क्या होता है, a + b + ab/100। -10 तो कैसे बनेगा? ये बनेगा -10 -20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 200/100। 200/100 क्या होती है? 2 के बराबर होती है। यहां पर 30 आ गया, 30 - 2 कितना हो गया? -28। तो जो मैग्नीट्यूड है वो 30 से कम है कि नहीं है? यस। तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तो उनका जो टोटल होता है मैग्नीट्यूड उससे कम हो जाता है, और जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो जो टोटल होता है वो इससे ज्यादा हो जाता है। ये छोटी सी जानकारी बहुत कारगर है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ऑटोमेटिक रिएक्शन आपको देगी। जैसे इस सवाल में आइए, यहां हम कह रहे हैं 3 बार 1 माइनस में है। जब 3 बार 1 माइनस में है तो तीनों का टोटल क्या बनेगा? 3 - 3। मैग्नीट्यूड कितना आया? 3। तीनों चूंकि माइनस में है, आपका आंसर 3 से छोटा होगा, <3। ये पावरफुल स्किल है बेटा, जो सबके पास नहीं है, कि हमने -1 देखा, देन हमने ये भी देखा कि ये 3 से कम होगा, और यहां पर ऑप्शंस कुछ एलिमिनेट कर डाले। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो इस साल मेंस का सवाल आया है। एक उदाहरण दूंगा।
एक सवाल था इस साल मेंस का, एसएससी मेंस का सवाल है, क्यों इन स्किल्स पे काम करना चाहिए, अभी आपको समझ में आएगा। ये सवाल आया 42%, 15%। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था कि 42% का मार्कअप है, 15% का डिस्काउंट है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। जो ऑप्शन दिया हुआ था वो एक ऑप्शन था नियर अबाउट 21%, एक ऑप्शन था 27%, एक ऑप्शन था आपका लेट्स से 30%, और एक आंसर जो था वो सो एंड सो, मतलब वो भी बड़ा आंसर था, मे बी 40%, ऐसा कुछ दिया हुआ था। गौर से देखना, जब आप इसको निकालने जाओगे तो इसका अंतर कितना आएगा, 27 आएगा, पॉजिटिव है। आगे कुछ कमी होगा ना थोड़ा सा, आंसर हो जाएगा ए। वो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 जब तुम करने जाओगे ना, तो ये 42 माइनस 15 का नेट आया 27, 27 से कुछ कम। नो नीड टू कैलकुलेट इट, बट जो लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं वो मजबूर होंगे और ये कैलकुलेशन 100% करेंगे। मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर में 99% बच्चों ने इसको भी लिखा होगा, इसको मल्टीप्लाई किया होगा, 27 माइनस 15 चौके 60, 630, 6.3, और फिर ये निकाला होगा 20.7 है, और इसके नियरेस्ट इंटीजर ऑप्शन मार्क करना था, तब उन्होंने ए ऑप्शन लगाया होगा, बट इसकी जरूरत नहीं थी। ये सीजीएल 2023 मेंस का सवाल है। तो जो भी लोग ये जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं कैलकुलेशन को इतना समझ के या सक्सेसिव को हम क्यों समझें, क्या जरूरत है समझने की सक्सेसिव, बस फॉर्मूला याद कर लो काम चल जाएगा, नहीं। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है देन हमें इन ऑर्डिनरी चीजों में देखना पड़ेगा, चीजों को अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा हमें इस तरीके से कि हम उतना ही सोचें जितने की जरूरत है, ज्यादा क्यों सोचें, राइट। तो क्या आपको ये छोटी सी स्किल समझ में आ रही है कि ये इससे ज्यादा होगा, यहां पर ये मैग्नीट्यूड इससे कम होगा, इसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो जब हम फॉर्मूले भी पढ़ रहे हैं, जब हम कोई कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसका डिफरेंस प्लस में रहता है, एक प्लस माइनस होगा तो जो नेट आता है उसमें कुछ और घटता है, तो मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा ना। अगर मान लिया ये -42 होता और ये +15 होता तो नेट -27 आता, तो मैग्नीट्यूड यहां बढ़ जाता। तो इन दोनों केस में तो कोई डाउट ही नहीं है, तो प्लस प्लस वाले केस में ज्यादा होता है, माइनस माइनस वाले केस में मैग्नीट्यूड कम होता है। जब प्लस माइनस दोनों होते हैं तो आपको बस ये देखना है कि नेट अगर प्लस आया है तो रिड्यूस होगा, नेट अगर माइनस आया तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ऑप्शन क्लोज नहीं हो तब देखो बेटा, एक बात बताएं, अब इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे कि ऑप्शन क्लोज नहीं हो तब तो फिर 10th वाली मैथ्स ही करोगे तुम। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, तब तो तुम 10th वाली मैथ्स ही करोगे। मैंने तुम्हें मेंस के सवाल का उदाहरण इसलिए दिया है कि इस साल का ये प्रश्न है, ये ऐसा पेपर में डेटा था, जाके मैच कर लो। हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन आपकी स्किल्स ही नहीं है। आईना देखना बहुत जरूरी है, सच्चाई से भागोगे कभी इंप्रूव नहीं करोगे। हम इसलिए इन मेथड्स को रिजेक्ट कर दें कि भैया ऑप्शंस बहुत करीब आ गए। तो कितने केस में ऑप्शन इतने करीब आते हैं, आया इस साल नहीं। फुल टॉस बॉल पे हम छक्का इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि बॉलर यॉर्कर भी तो मार सकता है, तो मेंटालिटी हमेशा यॉर्कर बॉल की है, तो हम छक्का मारने का सोच ही नहीं रहे, हम तो रोकने का सोच रहे हैं। बॉलर ने फुल टॉस मार दी, हमने रोक दिया, फिर क्रिकेट थोड़ा ना खेल पाओगे तुम अच्छे बैट्समैन थोड़ा ना बन पाओगे। फुल टॉस आए छक्का मारो, यॉर्कर आए इज्जत दो। प्रेशर में सोच नहीं पाते ऐसा। अशोक जी फिर से मैं साइकोलॉजी पे आता हूं। प्रेशर में इंसान सिर्फ वही काम कर पाता है जिसकी उसकी ट्रेनिंग होती है। प्रॉब्लम ट्रेनिंग की है, प्रॉब्लम प्रेशर की नहीं है। ट्रेंड ही नहीं हो तुम, बस ट्रेनिंग बेटा, ट्रेनिंग। तुमने अपने दिमाग को कितना ट्रेन करके रखा है। तो हम लोगों ने मीडियोक्रिटी को इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इंप्रूव नहीं करना चाहते, और उसके हमारे पास जस्टिफिकेशंस हैं। हाँ, ये हम क्यों सोच पाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसी चीज का मिलता है, पता है आपको,
कि ये सर हमसे एग्जाम में थोड़ा ना सोचा जाएगा, ये हमसे थोड़े ना होगा, आई कांट डू एनीथिंग, राइट? बट इफ यू रियली वांट टू बिकम ग्रेट, यू शुड वर्क ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि ये मुश्किल चीजें नहीं है, आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको दिशा तो मैं दिखा ही रहा हूं, मेहनत बस आप कर लो साथ में, ठीक है? चलिए आते हैं और अगली चीज देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, अगली चीज पे आते हैं जो कि कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है एबी रूल। सो एबी रूल को मैंने नाम दिया मैजिकल एबी रूल। कई वर्ष पहले मैं ब्लॉग लिखता था मैथ्स के, तब मैंने इसका नाम दिया मैजिकल एबी रूल, और इस मेथड को बहुत सारे अध्यापकों ने अडॉप्ट किया है। बस वो मेरा नाम कभी नहीं लेते कि सर से सीखा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, सो मैजिकल एबी रूल, इसका नाम मैंने ही दिया एबी रूल, मैजिकल एबी रूल, बिकॉज इट्स मैजिकल। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस रूल इज ऑल अबाउट, और ये क्यों बहुत इंटरेस्टिंग है एबी रूल, और देन हम बात करेंगे एबी पेयर की। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है? ये कैलकुलेशन का क्लास कब तक चलेगा? टोटल डेज। गुरुजी देखिए, अगेन ये सवाल बेटा इररिलेवेंट है। हमारा दिमाग क्या करता है ना, हमेशा पेरिफेरी में घूमता है। यू नेवर वॉन्ट टू बी स्टेट प्रेजेंट। जैसे आप कह रहे हो कितना दिन चलेगा, क्या करोगे जान के कितना दिन चलेगा? 7 दिन का चैलेंज है, 7 दिन चलेगा, सब कुछ क्लियर है, लेकिन तब भी तुम्हारे अंदर शंका है, पूछोगे तुम। ये दिमाग के भटकाव को बेटा समझो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा दिमाग है, तो उसको समझ लो तुम, तो थोड़ा फायदे में रहोगे, ठीक है? और अभी मैं परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा हूं। कई लोग कह रहे हैं सर बहुत मजा आ रहा है, ऐसा परसेंटेज कहीं पढ़ा नहीं। अभी तो मैंने परसेंटेज पढ़ाया नहीं, मैं तो तुम्हें कैलकुलेशन एस्पेक्ट में चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है? एबी पेयर। सो लेट अस सी व्हाट दिस इज, व्हाट दिस इज, क्या है ये? हाँ जी, देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास मान लिया दो चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, ए और बी, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ए बी से 25% ज्यादा है, ए बी से 25% ज्यादा है, ओके? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि बी ए से कितना कम है, इसको मैं बोलता हूं ए बी पेयर। अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? आप कहोगे 25% ज्यादा है तो 1/4 1/4 ज्यादा है, यस। तो इसको मैं लिखने के लिए सिंपली एक काम कर सकता हूं कि मैं प्लस को माइनस लिख दूं, 1 को 1 ही रहने दूं, और नीचे मैं 4 + 1 5 कर दूं। यहां प्लस लगा है तो 1 और 4 को जोड़ के नीचे लिख दूं, तो ये बता रहा है कि बी ए से 20% लेस है, 20% लेस। 1/5 20% होता है। आप कहोगे ये सर क्या है कुछ नहीं है, कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है, बट बेस चेंज को मेंटली करने का एक तरीका है। बेस चेंज को मेंटली करने का एक तरीका है, इसको हम मेंटली इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मैं बी को 100 मानूंगा, बी को अगर मैं 100 मानूंगा तो ए हमारा कितना हो जाएगा? 25% ज्यादा है तो 125 हो जाएगा। अब अगर हमें यह निकालना है कि बी ए से कितना कम है, तो मैं कहूंगा बी ए से 25 कम है, तो 25/125 × 100 बनेगा, और 25/125 × 100 अगर मैं करूंगा तो 25 पंचे 125 बनेगा और 20 आएगा। बट आपको पता है अगर आप इस तरह से चीजें निकालोगे एग्जाम में तो समय तो पूरा इसी में चला जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि आप ये काम ओरली करना शुरू कर दो, दिमाग में ये लिखना भी नहीं पड़े आपको। आपने कहा यहां +1/4 है, प्लस का माइनस हो गया, माइनस होना भी है भाई, एक चीज अगर बढ़ के मिली है तो दूसरी घट के मिलेगी, तो प्लस से माइनस तो होना ही है। 1 का 1 ही रखना है, नीचे 4 + 1 5 कर दो तो -1/5 बनेगा। अगर आपको फ्रैक्शंस पहले से मालूम है, भाई मैंने इसलिए बोला था कि फ्रैक्शंस याद कर लेना, तो +1/4 लिखने में भी तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, और -1/5 लिखने में भी टाइम नहीं लगेगा, और -1/5 20 होता है, तो ये चीज ऑटोमेटिक होने लगेगी।
जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये चीज करने में इंस्टैंटेनियस है कि प्लस 25% उनके लिए प्लस 1/4 दिखता है, और प्लस का माइनस हुआ, 1 का 1 हुआ, 4 1 5 हो गया, माइनस 1/5 हुआ, माइनस 20% हुआ, लाइक दैट। और ये इतना तेज होगा कि आपको ऑटोमेटिक सा लगेगा। तो आप बेसिकली ऐसे प्रश्नों को, बेस चेंजेस को तुरंत कर पाएंगे। अब आप कहोगे कि इसका सर क्या फायदा है, मतलब क्यों जाने इसको? कई चीजें हैं जिससे जिस वजह से इसको आपको जानना चाहिए। पहला देखिएगा, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं बी से चला, पहले ए गया, फिर मैं ए से बी वापस आ गया कि नहीं? यस। तो जहां से चले वहीं पहुंच गए, जहां से चले वहीं पहुंच गए। बस एक काम आपको देखना है आपने किया क्या है। बी से आप ए गए हो और फिर आप ए से बी आए हो, जिस वैल्यू से आपने शुरू किया उसी वैल्यू पे पहुंच गए। पहले आपने 25% बढ़ाया, फिर आपने 20% कम किया, तो क्या आप जहां से चले वहीं पहुंच गए? और क्या यह सक्सेसिव हुआ है? यस। क्योंकि आप बी से ए गए, बी के बेस पर 25% बढ़ाया, फिर ए के बेस पर आपने 20% कम किया और यहां पहुंच गए। जहां से चले वहीं पहुंच गए। तो ये जो दोनों परसेंटेज हैं, इन दोनों परसेंटेज को हम बोलते हैं ए बी पेयर। ये वो मेट्रो वाला पेयर नहीं है, ठीक है? ये ए बी पेयर है, मैथमेटिकल पेयर है। सो मैथमेटिकल पेयर है, तो इससे फायदा क्या होगा कि जब भी ए बी पेयर आपको दिखेगा, तो ए बी पेयर जब भी दिखेगा तो वो ए बी रूल फॉलो करेगा। पहचानोगे कैसे? ए बी पेयर ए बी रूल फॉलो करता है। जैसे ये वैल्यू आपको पता है प्लस 1/4 होगी, और ये वैल्यू मेरी माइनस 1/5 है। देखो, प्लस का माइनस, 1 का 1, 4 और 1 5, 5 माइनस 1। सो ए बी पेयर में एक प्लस और एक माइनस होगा। पेयर में यही होता है, मेल फीमेल प्लस माइनस। तो एक प्लस है एक माइनस है, और ए बी रूल फॉलो कर रहे हैं। 4 + 1 5 लिखा हुआ है। जैसे आपने पहले इसको देखा कि इसका पेयर क्या होगा, इसका पेयर क्या होगा, तो आप कहोगे माइनस लगा है, 1 5 है, तो 5 - 1 4, नीचे 4 आएगा। तो हम किसी भी फ्रैक्शन का ए बी पेयर लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं दूसरा, और वो उदाहरण ऐसा है कि ए है यहां और यहां बी है। मैं मान लिया बोलूं कि ए हमारा बी से 40% कम है, तो 40% को हम 2/5 बोलते हैं फ्रैक्शन में, और माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। देखो, बी ए से कितना ज्यादा होगा? माइनस का प्लस करना होता है, न्यूमरेटर 2 का 2 ही रहता है, और 5 में यहां माइनस लगा है तो 2 घट जाएगा, 5 - 2 करेंगे 3 बनेगा, प्लस 2/3। अब ये -2/5 और प्लस 2/3, इनको हम बोलते हैं ए बी पेयर। तो जैसे यहां आप जाओगे और यहां पर आपको, मैं यहां लिखूं -40%, और यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस, क्योंकि 2/3 का मतलब होता है 66 2/3%। तो मैं बोलूंगा कि ये वैल्यू हमारी -2। कैसे पहचानोगे कि ए बी पेयर है? इसका फ्रैक्शन -2/5 है, यहां पर वैल्यू आपकी आएगी +2/3। अब देखो ए बी पेयर कैसे पता चलेगा? माइनस का प्लस हो गया, न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही रखो, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 5 - 2 3 हो गई। तो ये दोनों क्या हो गए? ए बी पेयर हो गए। जब भी आपको ए बी पेयर मिलेगा, तो यहां से यहां का जो नेट परसेंटेज चेंज होता है वो 0% होता है, 0%, कोई चेंज ही नहीं होता है। कितने लोगों की बात समझ में आई? हाँ जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कि ए बी पेयर एक ऐसा पेयर ऑफ परसेंटेज है कि जब भी ये सक्सेसिव में आते हैं तो इनका नेट 0 हो जाता है। यस और नो? यस और नो? मैं आपको अब एक केस देता हूं, गौर से देखिएगा। देखो, सक्सेसिव में मैंने कुछ लिखा है, इसका नेट परसेंटेज चेंज मुझे निकालना है।
इसका नेट परसेंटेज चेंज निकालना है। अब ऐसे निकालोगे जान चली जाएगी तुम्हारी। कैसे निकालोगे? हम कहेंगे, देखेंगे कि एबी पेयर है क्या कोई। +1/4 -2/5 -1/5 +2/3 +1/8 +1/10 -1/9। जरा एबी पेयर खोजते हैं। कहां है हमारे एबी पेयर? आप कहोगे ये +1/4 और -1/5 एबी पेयर है। पेयर क्या होते हैं? पब्लिक से नजरों से तुरंत गायब हो जाते हैं। ठीक है, जनता जीने नहीं देती है इनको, तो बेचारे गायब हो जाएंगे। तो ये गायब हो गया, समझ लो, है ही नहीं आपके लिए। ये -2/5 और +2/3 क्या है? एबी पेयर है, खत्म। ये +1/8 और -1/9 एबी पेयर है, खत्म। क्या बचा? प्राउड सिंगल 10% ओनली। तो इसका नेट रिजल्ट जो है वो है +10%। मैं समझाता हूं बना के फिर से कि ये +1/4 और -1/5 ये एबी पेयर है। एबी पेयर सक्सेसिव में जब भी आते हैं इनका नेट 0 होता है और ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इसलिए मैं इनको मैच कर ले रहा हूं। कमिंग नेक्स्ट, ये -2/5 और +2/3 ये भी आपका एक एबी पेयर है, इसका नेट भी 0 हो गया। +1/8 और -1/9 ये भी आपका एबी पेयर है। एबी पेयर जब भी सक्सेसिव में आएंगे इनका नेट क्या है? 0 होगा। क्या बचेगा? सिर्फ ये। तो इसका नेट रिजल्ट आपको पता है क्या हुआ? 10%। ये जो सवाल आप देख रहे हो ना इतना बड़ा सा सक्सेसिव का, ये डिसऑनेस्ट सेलर का सवाल बना सकता हूं मैं ऐसा ही। ये पूरी सक्सेसिव को मैं डिसऑनेस्ट सेलर का सवाल बना सकता हूं जिसका उत्तर होगा 10%। क्योंकि डिसऑनेस्ट सेलर क्या है? सक्सेसिव। जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसका एप्लीकेशन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बालक, बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि एबी पेयर को पहचानना सीख लो। क्योंकि एबी पेयर को पहचानना अगर आपने सीख लिया, काम बन जाएगा। इसलिए मैंने बोला था फ्रैक्शंस को रटना है, बिकॉज वो फ्रैक्शंस जानते बहुत सारे बच्चे हैं, उनका एप्लीकेशन नहीं जानते। अगर आप उनका सारा एप्लीकेशन सीख लो ना तो वो बहुत पावरफुल टूल है कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन दो तरीके से इंप्रूव होती है, एक अप्रोच करेक्शन और दूसरा एक्चुअल कैलकुलेशन में फास्टनेस लाना। जैसे जोड़ना तेज करना, घटाना तेज करना, मल्टीप्लिकेशन तेज करना, वो एक एस्पेक्ट है कैलकुलेशन का। दूसरा अपनी अप्रोचेस को बेहतर बना लेना। जैसे ये, अब ये आइडेंटिफिकेशन अगर आपको पता ही नहीं है एबी पेयर के बारे में तो क्या खाक करोगे तुम्हें सवाल तेजी से, कितना भी टाइम लगेगा, कितना भी तेज कैलकुलेशन हो तुम्हारी। बट अगर ये छोटी सी बात पता है तो इवन जो आदमी स्लो कैलकुलेट करता है वो भी तेज हो गया है यहां पर। इसलिए फ्रैक्शंस को मैंने बोला है कि नंबर दिखते ही फ्रैक्शन दिखने लगे, ये क्षमता लाओ अपने अंदर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो हर जगह वही दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? बैठे हैं तो वही दिखाई दे रहा है। कैसे होता है ये? बिकॉज आप पूरा डूब जाते हो उसमें, फ्रैक्शंस में डूब जाओ, एक बार कर लो मोहब्बत फ्रैक्शन से। देखो अभी आपको ये 25% 1/4 दिखेगा, 40% 2/5 दिखने लगेगा। जब ऐसा होगा तो ये चीजें बहुत तेज अप्लाई होंगी आपसे और आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मैं आपको वो टॉप 0.1% बच्चों में लेके जाऊंगा जो कैलकुलेशन में टॉप 0.1% बच्चे होंगे, जिन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। ठीक है, कोई पकड़ नहीं सकता तुमको। Nobody can catch you because of your way of calculating will be faster than actual जो कैलकुलेशन है वो तो मैं बेहतर आपका कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर हो गया, एबी पेयर पहचानने लगे। अब मैं जरा एक काम दे रहा हूं, जल्दी से फटाफट करके बताओ। ठीक है, ऑल राइट। मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर, मैंने लिखा +1/10 और इसका मुझे बताओ एबी पेयर क्या है। जल्दी से कमेंट करके मुझे सभी लोग बताएं कि +1/10 का एबी पेयर क्या होगा। फ्रैक्शन में ही बताना है मुझे, परसेंटेज में नहीं चाहिए। +1/10 का एबी पेयर कितना होगा? क्विक प्लीज एवरीवन, क्विक क्विक क्विक। +1/10 का एबी पेयर कितना होगा?
जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, हेलो जल्दी। 1/11 नहीं बोलो, साइन के साथ बोलो। +1/10 का AB पेयर +1/11 नहीं होता है, -1/11 होगा। कैसे? प्लस लगा है तो 1 और 10 जुड़ के 1/11 बनेगा, न्यूमरेटर नहीं छूना होता है। तो 1/11 नहीं बोलना है, -1/11 बोलना है। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास वैल्यू है -1/9, इसका मुझे AB पेयर बताओ। -1/9 का AB पेयर बच्चों तुरंत बताओ, तुरंत फटाफट फटाफट। -1/9 का AB पेयर क्या होगा? ये जो काम अभी आप करो थोड़ा स्लो कर रहे होगे मुझे पता है, बट प्रैक्टिस के साथ ये ऑटोमेटिक होगा। मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक होता है। अगर मैं ये देखता हूं तो मुझे AB पेयर बस सोचना होता है कि अच्छा +1/10 का AB पेयर, बस -1/11 अपने आप आ जाता है, बिकॉज यू विल बिकम सो फास्ट इन इट। तो ये होगा माइनस का प्लस, 1 का 1 रहेगा और 9 में से 1 घटेगा, 8 आएगा। तो जो लोग 1/10 बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। +1/8 AB पेयर है। किसी का जोड़ा किसी और के साथ मत बना देना। किसी पार्टी में पता लगा आप गए, ठीक है, आपकी शादी हो गई है और आपकी पत्नी ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी है। किसी और ने भी अगर हरे रंग की साड़ी पहन रखी है तो आपकी पत्नी नहीं है, जरूरी नहीं है ना। ऐसे ही सिर्फ 1/8 कि आगे साइन क्या है ना, कि आपने साइन प्लस लगा दिया, मतलब हरे रंग की साड़ी, अब आगे कुछ भी लिख दोगे? नहीं भैया, रूल है 9 - 1 8। मैंने कहा -2/3 है, इसका AB पेयर क्या होगा? बताओ क्या होगा इसका AB पेयर? -2/3 का, -2/3 का AB पेयर क्या होगा? जल्दी, टाइम नहीं है, क्विक क्विक क्विक। जल्दी जल्दी जल्दी। माइनस का प्लस बनेगा, 2 का 2 ही रहेगा, नीचे 3 - 2 होगा जो कि 1 बनेगा। तो इट बिकम एग्जैक्टली +2/1, या फिर 2 बोल दो, एक ही बात है। -1/12 का AB पेयर बताओ कितना होगा? -1/12 का AB पेयर कितना होगा? -1/12 परसेंटेज में -8.33% होता है। तो -1/12 का AB पेयर बताएगा कोई मुझे कितना होता है? जल्दी, टाइम नहीं है। +1/11, वेरी गुड, +1/11, ठीक है। +1/6 का AB पेयर बताओ। +1/6 का मतलब जानते हो क्या? 16/2/3 परसेंटेज। तो ये स्किल क्रिएट करो कि आप फ्रैक्शंस को तुरंत देख पाओ। +1/6 का AB पेयर, जल्दी, ऑल ऑफ यू, डोंट सिट आइडल, बी एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एंड फास्ट। दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट करिए और बताइए। -1/7, वेरी नाइस। -11/12 का AB पेयर बताओ। -11/12, आपको पता है 11/12 कितना परसेंटेज था? 1 - 1/12, 91.66%। इसका जो AB पेयर होगा कितना होगा? -1/12 का AB पेयर +1/11, -11/12 सॉरी, तो ये +11/1, +11/1। तो एटलीस्ट फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन AB पेयर आप देख पाओगे ना आपकी? नहीं? यस। अब बस एक स्टेप आपको और चाहिए बेटा कि इनका परसेंटेज भी आपको थोड़ा दिखने लगे। इसलिए जो मैंने आपको लिस्ट दी थी परसेंटेज की, बेसिक परसेंटेज की, वो चीजें बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि उसके इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, कि 16/2/3% अगर आपको तुरंत 1/6 नहीं दिखेगा तो आप स्लो हो, फिर दिखना चाहिए, है ना। 6.25% आपको 1/16 तुरंत दिखना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द AB पेयर ना।
मैंने कहा -1/16 का ए बी पेयर बताओ, क्योंकि एग्जाम में तो डेटा परसेंटेज में होगा, तो उस परसेंटेज को मेंटली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की क्षमता होनी चाहिए ना। जैसे जो पेयर होते हैं वो पेयर आपको दिखाते नहीं कि वो पेयर हैं, पता लगाना पड़ता है हमें। ह्यूमन रिलेशंस में हम जान जाते हैं इन दोनों को देख के लग रहा है कुछ तो है, वो कितना भी फेक कर ले तुम जान जाते हो, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस। नंबर्स में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, राइट? जान जाते हो कि नहीं? दो लोग हों कि वो पेयर हैं कि नहीं तुम्हें पता चल जाता है, वो कितना भी नॉर्मल बिहेव करें क्लास में पता चल जाता है यार। क्लास के बीच में एक दूसरे को देखना, वो कितना भी अपने आप को बचा लें, कोशिश कर लें, वो एबनॉर्मलिटी दिख जाती है। यहां पर बस आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन पकड़ना है, पकड़ लो, ये भी आसान है। यहां वैल्यू +1/15 आ गई, माइनस का प्लस हुआ, 1 का 1 हो गया, 16 - 1 15 होगा। ठीक है, क्लियर है? से यस। मैं आपको एक सवाल दूं, चलो एक सवाल देखते हैं। मैं ये मान के चला हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ये आता है कि एक हमारा मार्कअप परसेंटेज है और हमारे पास 2 डिस्काउंट परसेंटेज है, मान लिया D1% और D2%। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होता है, हमें मिलता है नेट प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, जो भी कहानी हो, राइट? तो एक आर्टिकल है, सो एक मार्कअप परसेंटेज है, 2 डिस्काउंट परसेंटेज मैंने लिखे। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि मैंने किसी आर्टिकल पे लेटर से 25% का मार्कअप लगाया, फिर मैंने उस पे एक 10% का डिस्काउंट दिया और फिर एक 20% का डिस्काउंट दिया, और मैंने बोला कि बताओ नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। ये सवाल सक्सेसिव का होता है, मार्कअप देन 2 डिस्काउंट सक्सेसिव। जैसे आप ये सवाल देखोगे आप बोलोगे कि भाई ये तो +1/4 है, ये -1/5 है, ये दोनों ए बी पेयर है, ए बी पेयर का नेट 0 होता है, खत्म, यही आंसर है। तो यहां लॉस होगा 10% का, माइनस है तो लॉस होगा 10% का। ये आपको एक एक्स्ट्रा एबिलिटी देगा कैलकुलेशन में। ये नॉलेज होना अपने आप में एक बहुत पावरफुल एट्रीब्यूट है सवालों में, कि जहां जहां ए बी पेयर दिखेंगे उनको हम पकड़ेंगे और उनको हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे तुम खत्म, कोई काम का ही नहीं है, 10% बचेगा, वही मेरा आंसर है, 10% लॉस होगा। तो ये आपके कलम आपको उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ए बी रूल को अच्छे से समझ लें, ए बी पेयर को अच्छे से समझ लें, फ्रैक्शंस को आप अच्छे से समझ लें। ओके, क्लियर? समझ में आया कि नहीं? यस। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी एक्चुअल स्किल से पेपर सॉल्व करके दिखाएं, मैं एक बार देखना चाहता हूं। बेटा मैंने 2017 में दिखाया और उसके बाद मैंने दिखाना अपनी स्किल बंद कर दिया पेपर सॉल्व करके, मुझे लगा लोग फालतू में डर रहे हैं, क्योंकि कई बार जो चीजें प्रोसेस डिपेंडेंट होती हैं और आपने वो प्रोसेस कभी फॉलो नहीं किया तो आपको जादू लगने लगता है। ठीक है, तो मैंने जादू दिखाना बंद कर दिया है, मैं प्रोसेस सिखा रहा हूं। आप भी ये सब चीजें करोगे, ऐसा नहीं है एग्जाम में, बट यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है ये चीज सोची जा सकती है। वरना आपको जादू देख के क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ हासिल थोड़े ना होगा। हाँ जी, आप सीखो इन चीजों को। ओके, तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं और ये होमवर्क आप सभी को करना है, राइट? पहला, ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने लिखा है ए और यहां मैंने लिखा है बी। यहां मैं लिख रहा हूं +X% और यहां मैं लिख रहा हूं -Y%। यहां लिख रहा हूं ए, यहां लिख रहा हूं बी, यहां मैं लिख रहा हूं -P% और यहां मैं लिख रहा हूं +Q%। होमवर्क क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला, मुझे आपसे y की वैल्यू चाहिए, ओके? मैं x की वैल्यू यहां देने जा रहा हूं आपको।
तो मैंने लिखा +10%, दूसरा +20%, तीसरा +12.5%, चौथा +16.2/3%, पांचवा, ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूं तुमको x की वैल्यू दे रहा हूं और इनके लिए सबके लिए y की वैल्यू निकालनी है, पांचवा +40%। और ये होमवर्क है, कमेंट में लिखना है आपको। यहां छठवां मैं आपको p की वैल्यू दे रहा हूं, तो p की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव है साइन के साथ, तो मैं यहां जो लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना, p की वैल्यू -p अगर मैं 10 लिखूंगा तो मतलब -10 की बात हो रही है, तो p -10 हो गया। q आपको निकालना है, b -20%, c सॉरी ऐसे कर लो 6, 7, 8 -25%, 9 -12.5%, 10 -16.2/3%। तो ये 10 तुम्हारे होमवर्क हैं, इनको आपको करके आना है, राइट। होमवर्क है, कमेंट करना प्लीज। और जो भी लोग शिद्दत से कमेंट वगैरह कर रहे हैं उनकी किताब जीतने की संभावना ज्यादा है। मैंने बोला है मैं कुछ लोगों को किताब दूंगा, ठीक है। तो जो लोग इस चैलेंज को बहुत शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनके बुक्स जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। अब आपके लिए मैं कुछ काम बताता हूं बेटा, इसको बहुत गौर से आपको समझना है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आपको अब समझ में आया कि फ्रैक्शन मुझे क्यों मास्टर करना है। और अभी एक बात बता रहा हूं कि जो मैजिकल एबी रूल है ना, अभी इसके बहुत सारे मैजिक हैं जो हमने दिखाए नहीं आपको, अभी तो शुरुआत की है मैंने कि एबी रूल से एबी पेयर मिलता है, सक्सेसिव में 0 बनाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सवालों की धज्जियां उड़ा सकता है, दिखाऊंगा मैं। बट आप एक चीज समझ गए हो अभी तक, क्रक्स क्या है कि मुझे फ्रैक्शंस को मास्टर करना बहुत जरूरी है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वो कन्वर्जन हमारे लिए उस तरह के हो जाए जैसे 20 तक का पहाड़ा होता है। 20 तक का पहाड़ा आपको याद है, टेबल याद है, वैसे ही हो जाने चाहिए कि 16.2/3% जो है 1/6 के बराबर होता है। क्लियर और नॉट? अदरवाइज क्या होगा, वो जब रिकॉल स्लो हो जाएगा तो आप स्लो हो जाओगे। रिकॉल स्लो नहीं होना चाहिए, रिकॉल फास्ट होना चाहिए। हाँ जी, समझ में आ रही सभी को बात? संस्कृति जी कह रहे हैं आपने कल क्लास क्यों नहीं ली ऑल इंडिया रैंकर्स बैच वाली? कल शाम को मैम 6 बजे क्लास हुई, आप खुद नहीं आए होगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया है मैंने कल शाम को 6 बजे अर्जुना बैच में। तो देखिए आपकी क्यों नहीं आया, आप क्यों नहीं दिखी आपको क्लास? क्लियर? यस। तो फ्रैक्शंस को मास्टर करो बस, एबी पेयर के रूल को समझो कि ये क्या है। जो मैं बारीकियां सक्सेसिव में बता रहा हूं उन एक एक चीजों को बहुत अच्छे समझो। एक जगह नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। इन बातों को अगर आप ख्याल रखोगे, मैं आपको ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, आप एग्जाम में एंजॉय करोगे कैलकुलेशन को, ठीक है। और जो सवाल लोगों को तकलीफ देंगे आप देखना उसमें आप कमाल करके आओगे। ऑलराइट, इफ यू डोंट माइंड, आप भी हमारी तरह मैथ्स रिवाइज करते हो क्या? अशोक जी नहीं, मैथ्स को रिवाइज नहीं करता हूं मैं, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है खुद के। तो मेरी मैथमेटिकल लर्निंग बहुत डिफरेंट रही है, अनलाइक अदर्स। एक्सपेरिमेंटल रही है, खुद घुस घुस के चीजों को खोजा है मैंने, देखा है कि कैसे होता है क्या होता है, विद ओपन माइंड। तो मेरे पास मैथ्स की कोई किताब नहीं है सच। मैंने एनसीईआरटी बीच में मंगाई थी हिंदी की, ताकि हिंदी कमजोर है मैथ्स में, मैथ्स को हिंदी में नहीं पढ़ा पाता हूं मैं, तो हिंदी के टर्म्स के लिए मैंने एनसीईआरटी मंगाई थी। बाकी मैथ्स की कोई बुक नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आई हैव नो मैथ्स बुक, आई हैव नो नोट्स ऑफ मैथ्स, कुछ नहीं है मेरे पास। जो कुछ भी है वो यही है, यहीं से खोजा है। तो जब आप कोई चीज खुद से खोजते हो तो उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बिकॉज वो आपके एक्सपीरियंस में उतर जाता है। तो लाइक दैट, आई हैव नो नोट्स, आई नेवर रिवाइज एनीथिंग, नथिंग, सब यही है, ठीक है। क्लियर? ठीक है, चलो बाकी इन क्लासेस में अगर आते रहोगे तो बहुत कुछ सिखाने का इरादा है। 7 दिन के बाद कहानी खत्म नहीं होगी। अब मैं इंटरेस्ट आपका देख रहा हूं, मैं आपका जोश देख रहा हूं, उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन को सुधारने का पूरा प्रयास मैं करूंगा कि आप एग्जाम में जब सवाल करने बैठे तो आपके पास वक्त लोगों से ज्यादा हो,
ज्यादा वक्त का मतलब समझते हो, समय हमेशा रिलेटिव होता है। सबका 1 घंटा नहीं होता है, वो तो ठीक है घड़ी में 1 घंटा दिखता है, बट जिसके अंदर एडिशनल स्किल है उसके लिए वो 1 घंटा ज्यादा है देन किसके अंदर स्किल नहीं है। जैसे कोई मान लिया बच्चा अभी तैयारी शुरू किया है, उसको कुछ नहीं आता एसएससी का ज्यादा, उसको पेपर दे दो, उसके लिए 1 घंटा भारी पड़ जाएगा, उसके लिए नहीं पूरा कर पाएगा पेपर वो। लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी है वो जल्दी कर लेगा। तो समय रिलेटिव है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। आपकी स्किल्स जितनी बढ़िया हैं, आपके पास टाइम एडवांटेज ऑलरेडी है। वो टाइम बराबर दिखता है सबके लिए, है नहीं, डिपेंड्स ऑन योर स्किल। तो अपनी स्किल को एनहांस करो तो आपको टाइम एडवांटेज अपने आप मिल गया, कम टाइम में आप चीजें कर पाओगे लोगों से। स्किल एनहांसमेंट पे काम करना है आपको, ठीक है। अभी तो मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाया ही नहीं ठीक से, अभी अप्रोक्सीमेशन सिखाना है। बहुत सारी बारीकियां बताऊंगा मैं, इतनी बारीकियां बताऊंगा कि अगर आप उन चीजों को ठीक से, और बहुत प्रैक्टिकल है वो चीजें, ऐसे नहीं है कि कोई अनप्रैक्टिकल चीज है। बस उन बारीकियों को अगर आप सीखोगे, उतारोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप कैलकुलेशन में 0.1% क्लब में आपको पहुंचा देना है मुझे, ठीक है। 0.1% स्टूडेंट्स जो एग्जाम में बैठेंगे उस क्लब में आप होगे इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, बाकी कोई सवाल है किसी का तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ जी, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, जो भी आप पढ़ाई करते हो, हफ्ते हफ्ते भर का एक बेसिक प्लान बनाना आप शुरू कर दो। तो प्लानिंग का एक अपना फायदा है, मतलब इसका साइंटिफिक रीजन है, मैं आपको बता रहा हूं। तो साइंटिफिक रीजन देखो ये होता है कि जब भी कोई टास्क अनफिनिश होता है, अनफिनिश टास्क, राइट है, तो माइंड क्या होता है ना, इसमें इन्वॉल्व रहता है, हमेशा बिजी रहता है इसमें। कैसे समझना इस चीज को, जैसे लेटर से आपको कुछ पढ़ना है और आपने रैंडमली ऐसे सोचा कि मुझे कुछ पढ़ना है, कोई प्लान नहीं है उसको खत्म करने का, या कुछ भी कोई प्लानिंग नहीं है कब पढ़ेंगे कैसे करेंगे। तो जो दिमाग होता है ना आपका, ये वंडर करता रहता है, ये परेशान रहता है, इसकी एनर्जी जो होती है पूरी बर्बाद होती रहती है। वो 10 चीजों में फंसा हो गया, मैथ्स में ये करना है, वोकैबुलरी करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग द माइंड इज इन्वॉल्व्ड इन द अनफिनिश्ड टास्क, क्योंकि इसको कुछ ठीक से पता ही नहीं है कि कब करोगे कैसे करोगे। तो इसकी एक स्टडी हुई थी, उसको बोलते हैं ज़ीगरनिक इफेक्ट करके, ज़ीगरनिक इफेक्ट, जेड से शुरू होता है ये। तो ये स्टडी हुई थी रेस्टोरेंट में वेटर्स के ऊपर, देन बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन में हुई हैं कि जो वेटर्स होते हैं रेस्टोरेंट के, वो क्या करते हैं कि जैसे कोई ऑर्डर ले रहे हैं, कोई टेबल अगर एक्टिव है जहां पर लोग खाना खा रहे हैं, और वो मान लिया वो बंदा 5 टेबल को एक साथ सर्व कर रहा है, 5 टेबल को एक साथ सर्व कर रहा है, तो होता क्या है कि वो 5 टेबल के जो ऑर्डर्स हैं कि उनको क्या क्या दे चुका है या क्या उन्होंने मांगा है, ये सारी चीजें वो दिमाग में स्टोर रखता है जब तक वो टेबल खाली नहीं हो जाती है, यानी जब तक वो टास्क पूरा नहीं हो जाता है। माइंड इज इन्वॉल्व इनटू दैट। लेकिन जैसे ही वो लोग 5 लोग उठ के चले जाते हैं, उसके बाद जब उनसे चीजें पूछी गई कि इस टेबल वाले ने क्या ऑर्डर किया, उस टेबल वाले ने क्या ऑर्डर किया, दे फॉरगॉट इट, बिकॉज द माइंड सेज टास्क इज कंप्लीट नाउ, तो लेट्स नॉट इन्वॉल्व आवर एनर्जी इनटू दैट। इसको ज़ीगरनिक इफेक्ट का नाम दिया गया। इसको आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि जो भी टास्क अनफिनिश्ड हैं, आपका माइंड उसमें एनर्जी वेस्ट करता रहेगा, उस पर एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा हमेशा, तो आप ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जब सोएंगे तो भी वो अनफिनिश्ड टास्क जो है आपका, जो आपका वो माइंड है जो बहुत कॉन्शियस नहीं है, वो तब भी उसमें परेशान है, तब भी उसमें भटका रहेगा, तो आपकी नींद भी अच्छी नहीं होगी, आप हमेशा परेशान रहोगे, सुबह उठोगे तो आप एंग्शियस रहोगे। तो इसका जो काउंटर तरीका ढूंढा गया वो क्या है? इसका काउंटर तरीका सिंपल है कि आप एक प्लान बनाओ, उसमें अपने टास्क लिख दो। जैसे आपने कहा कि मुझे वोकैबुलरी के 5000 वर्ड्स याद करने हैं, और इसको अगर आपने ओपन एंडेड छोड़ दिया तो आप बस परेशान रहोगे, आपका दिमाग एक हिस्सा भटका ही रहेगा। भले ही आप एक्टिवली, आपको नहीं लगता है कि आप इन्वॉल्व हो, इसलिए तो दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती रहती है ना, बट वो बिजी है बेचारा, क्योंकि वो टास्क अनफिनिश्ड है, कोई प्लान नहीं तुम्हारे पास। बट अगर आप एक प्लान बना लो कि यार वोकैबुलरी के जो 1000 शब्द हैं, ये मुझे मान लिया याद करने हैं अगले
50 दिनों में मैं 20 वर्ड पर डे याद करूंगा, और एक बेसिक आपने टेंटेटिव शेड्यूल बना लिया उसका, ब्रेक करके कि चलो इस हफ्ते, मतलब 50 दिन है मेरे पास, 7 हफ्ते हैं, मुझे 1000 शब्द याद करने हैं, 20 वर्ड पर डे करना है, तो हाँ इस 7 दिन मैं 140 वर्ड्स याद करूंगा। एंड यू हैव ए प्लान कि मैं सुबह उठूंगा और सुबह मैं 20 वर्ड वोकैबुलरी के याद करूंगा। योर माइंड इज शॉर्टेड, नाउ इट नोज व्हेन टू डू इट, it knows when to involve into the vocabulary building process. It will not waste its energy now कि कब करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, नहीं। तो इस तरह से आप अपने माइंड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओके, तो जब भी कोई चीज आए कि यार मेरे को ये खत्म करना है, मुझे वोकैबुलरी के 1000 शब्द याद करने हैं, राइट इट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, मेक ए बेसिक प्लान, मेक ए शेड्यूल, then your mind will remain peaceful for that activity because it knows कि कब करना है। और जब आपका दिमाग फ्री रहेगा तभी तो आप प्रॉपर्ली इन्वॉल्व हो पाओगे, वरना पता लगा पढ़ने बैठे मैथ्स और दिमाग वोकैबुलरी में वो पीछे पीछे घूम रहा है कि यार मुझे 1000 वोकैबुलरी के वर्ड याद करने हैं, वो कैसे करेंगे। तो इसको बोलते हैं, ये काउंटर है जीगरनिक इफेक्ट को मिनिमाइज करने का, कि आप एक शेड्यूल बनाइए, टास्क बनाइए, कोई भी चीज हवा में मत रहने दो, कोई भी चीज दिमाग में हवा में मत रहने दो कि इसको कर लेंगे। मेक ए प्लान फॉर इट, इधर यू डू इट और रिजेक्ट इट, कि ये नहीं करना है अब, तो इधर यू रिजेक्ट इट और यू प्लान इट। डोंट कीप इट ओपन एंडेड, क्योंकि अगर आप इसको ओपन एंडेड रखोगे देन योर माइंड एनर्जी इज लिमिटेड, यू नो दैट। ब्रेन एनर्जी, ब्रेन सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, ये भी आपको पता है। अब वो एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी तो ना हो ना, कम से कम डायरेक्टेड एनर्जी हो, डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक बेसिक प्लान की रिक्वायरमेंट आपको बहुत मदद करेगी अपनी तैयारी में, ठीक है। और ये साइंस से बैक्ड है, इसलिए मैंने इफेक्ट का नाम लिया। आप मेरी बात भले ही ना मानो, विज्ञान ये कहता है। जीगरनिक इफेक्ट के बारे में आप पढ़ लेना चाहो तो सर्च करके, ठीक है, यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्जांपल्स। वेस्ट करने की टाइम जरूरत नहीं, तब विश्वास कर सकते हो मेरे ऊपर। कोई कहेगा हवाबाजी में तो नहीं बोल रहे जीगरनिक ताकि हम इनकी बात मान लें, पूरा दिन पता लगा जीगरनिक इफेक्ट में निकाल दिया, नहीं करना है ये सब, ठीक है। आप मेरी बात को अगर समझ गए तो इसको इंप्लीमेंट करके आप देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ इसका बहुत फायदा होता है, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, कल सुबह 10 बजे मुलाकात करेंगे आपसे और कैलकुलेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जब भी चैलेंज आज का पूरा हो जाए तो कमेंट में जरूर आके लिख दीजिएगा कि चैलेंज हमने पूरा कर लिया है, आपकी किताब जीतने की संभावना बढ़ेगी, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।